तो हम लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे और वहां पर हमने जो पोलराइजेशन है, एक चेंजिंग, अगर आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और उसको अगर आप किसी ऐसे कंपाउंड के साथ में इंटरेक्ट कराते हैं जिस कंपाउंड में पहले से कोई मोशन है या पहले से किसी तरह का कोई वाइब्रेशनल या रोटेशनल किसी भी तरह का मोशन उसमें है, तो जो पोलराइजेशन होगा वो हम इस म्यू की वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पर हमने एक कंडीशन देखी थी कि ये जो म्यू है, ये पोलराइजेशन कितना होगा, कैसे होगा, ये यहां पर डिपेंड कर रहा है इस बीटा की वैल्यू पर। और ये बीटा अगर 0 हो तो हमें रेले स्कैटरिंग मिलती है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है। और जो ये जो टर्म है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने का है, ठीक है ना, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास में ये इक्वेशन है, तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। और फिर जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, बार बार अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, ऑसिलेट करने लगते हैं, सॉरी। तो उसकी वजह से जितना रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करता है उतना ही रेडिएशन वो एमिट कर देता है। तो एक कंडीशन हमारे पास में ये तब होती है जब ये बीटा की वैल्यू हमने 0 रखी हो। अगर हमारे बीटा की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब बीटा मतलब जो रेट चेंज है ना, किसका? पोलराइजेबिलिटी का। जो मोशन हो रहा है किसी मॉलिक्यूल में, उस मोशन के चेंज होने की वजह से जो पोलराइजेबिलिटी है, जो चेंज हो रही है, जिस रेट से चेंज हो रही है, वो ये बीटा है। सो अगर वो 0 है, नहीं है, सॉरी, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों टर्म हमारे काम आएंगे। और उस समय जो भी एब्जॉर्ब होने वाला जो लाइट है और जो मॉलिक्यूल का खुद का जो मोशन है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मोशन है, दोनों चेंज हो रहे होते हैं। तो उस समय हमें जो वैल्यू मिलती है वो या जो हमारा रेडिएशन हमें हमारे पास में आता है वो हमारा रमन स्कैटरिंग कहलाता है। मतलब अगर आपको रमन एक्टिव कोई कंपाउंड चाहिए तो वहां पर जो बीटा है वो क्या होना चाहिए, उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। और हमने एक जो इलिप्सॉइड था, उस इलिप्सॉइड के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि जो पोलराइजेशन इलिप्सॉइड है वो क्या होता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल लेकर के और समझने की कोशिश करेंगे उस एग्जाम्पल्स के बेस पर कि किस तरह से वो जो मॉलिक्यूल है उसमें जो मोशन है, चाहे वो वाइब्रेशनल हो या रोटेशनल मोशन हो, उनकी वजह से ये पोलराइजेशन या जो रमन स्कैटरिंग है, ये रमन स्कैटरिंग कितनी होगी। मतलब मैग्नीट्यूड हमें निकालना है कि कितनी रमन स्कैटरिंग वो शो करेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल का। सो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल अब ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बैंड स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और यहां पर ये हाइड्रोजन। अगर ऐसी स्थिति रहती है, इसको मैं एक मिनट, इस तरह, या फिर एक स्थिति हम ऐसे बना लेते हैं और एक स्थिति हम ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे कि साहब इनमें डिफरेंस क्या है, ये तो सब एक जैसी है। तो देखो इसमें डिफरेंस है। मैं इसको मान लेता हूं एक ऐसी कंडीशन जिसको हम बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये वाला जो कंडीशन है हमारा, ये वाला जो है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जब वाइब्रेशन कर रहा है या रोटेशन कर रहा है, उसकी एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन या पोजीशन।
इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है, जैसे मान लो कि आपके पास में एक घड़ी है, ठीक है ना, और ये घड़ी जो है वो पेंडुलम वाली घड़ी है, और पेंडुलम आपको पता ही होता है। अब इसका कोई ना कोई एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है कि अगर मैं इस पेंडुलम को यहां लेके जाऊं या इसको मैं यहां लेकर के जाऊं, तो एक ये बीच की स्थिति ऐसी होती है जो ये इक्विलिब्रियम है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, है ना कहीं से हम स्टार्ट करेंगे इसका पोलराइजेशन। तो हम ऐसा मानते हैं कि हमने जो पोलराइजेशन स्टार्ट किया है वो इस पोजीशन से स्टार्ट किया है, जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है और बीच का है ना तो बहुत ज्यादा बड़ा है ये बॉन्ड कार्बन और सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, ना बहुत ही छोटा है ना। इस सिचुएशन को हम मान लेते हैं। और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ही रहेगा जैसे हमने पहले डिस्कशन की हुई है, इस तरह से, ठीक है। तो मुझे आप लोगों को बार बार बताऊंगा नहीं मैं आपको कि देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से चल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रहेगा। तो मैं इसको बिना बनाए और आपको सिर्फ यहां पर मैंने शो किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में रहने वाला है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहने वाला है तो जाहिर सी बात है जो हमारा एक्सिस है, जो मॉलिक्यूल का जो एक्सिस है वो एक्सिस क्या होगा, वो मॉलिक्यूल का एक्सिस ये रहेगा, है ना। और मॉलिक्यूल का एक्सिस अगर ये रहता है, क्योंकि देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि हमने ये मॉलिक्यूलर एक्सिस बना दिया, ये जेड एक्सिस, तो इसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है। ऐसा नहीं होता, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बैंड स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा और ये जो एक्सिस है वो हमारी जेड एक्सिस है, ये मैंने जेड एक्सिस बताई, और इसी जेड एक्सिस के पैरेलल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है। तो हम ऐसा मानते हैं कि इस समय जो इलिप्सॉइड बनेगा वो कैसा होगा, वो होगा कि ये जो डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इस तरह से ये एक्सिस आएगी, और या फिर ये मॉलिक्यूल रोटेट अगर कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। और ऐसी सिचुएशन में जो हमारा जेड एक्सिस है, मतलब कि जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है वो ऐसा है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इसके बिल्कुल भी अलोंग नहीं है। ये जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। तो यहां पर जो पोलराइजेशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन में। लेकिन क्योंकि ये हमारे जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है का जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो उसके पैरेलल है। तो हम ऐसा मानते हैं कि इस कंडीशन में सबसे ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है। और या फिर इसकी कंडीशन इस तरह की हो सकती है, ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये वाला सिचुएशन। तो इस समय जो इलिप्सॉइड हमारे पास में बनने वाला है, वो इलिप्सॉइड कैसा बनने वाला है, वो कुछ इस तरह का इलिप्सॉइड बनने वाला है। और मैंने आपको बताया है कि जहां पर माइनर एक्सिस होती है वहां पे पोलराइजेशन ज्यादा होता है, और ये माइनर एक्सिस है, और ये वाला जो है वो मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस पर जो पोलराइजेशन होगा वो क्या होगा, लेस, और माइनर एक्सिस पर जो पोलराइजेशन होगा वो क्या होगा, मोर, है ना। ये हम बात कर चुके हैं एलिप्सॉइड। तो यहां पे हम ऐसा मानते हैं कि इसका एलिप्सॉइड कुछ इस तरह का आता है और हम इस मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन तो हमने इससे शो कर ही दिया, ये हमारा एलिप्सॉइड बता ही रहा है कि ऐसा भी हो सकता है हमारा एलिप्सॉइड, ठीक है ना। इसमें एक्सिस जो है वो माइनर एक्सिस हो सकती है, मेजर एक्सिस हो सकती है, इनके बीच वाली जो एक्सिस है वो भी हो सकती है, ये जो बीच वाली एक्सिस है वो भी हो सकती है, लेकिन हमने एक सबसे बड़ी ली है और एक हमने सबसे छोटी ली। ओके, नाउ अब हम कहते हैं कि साहब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो वाइब्रेट कर रहा है तो दो तरह से वाइब्रेशन होगा, या तो इसका स्ट्रेचिंग होगी या इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो हम ऐसा मानते हैं सबसे पहले स्ट्रेचिंग हो रही है, ये स्ट्रेच हो रहा है इस तरह से, ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो बॉन्ड लेंथ मैंने आपको दिखाया है, ये बॉन्ड लेंथ, और यहां पर ये बॉन्ड लेंथ, ये वाला बड़ा है
ठीक है ना। सो यहां पर हम मानते हैं कि ये क्या है, स्ट्रेच हो गया। अब स्ट्रेच अगर हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका एलिप्सॉइड होगा वो एलिप्सॉइड कैसा होगा, स्मॉलर। सॉरी। तो इसका एलिप्सॉइड कुछ इस तरह का आएगा, ये इसका मेजर एक्सिस है, ये इसका माइनर एक्सिस है। तो इलिप्सॉइड का साइज यहां पर ये बता रहा है कि उसका जो पोलराइजेशन है वो ज्यादा है या कम है। तो छोटा इलिप्सॉइड का मतलब है कि मोर पोलराइजेशन, मोर पोलराइजेशन। ओके। सो इस तरह से यहां पर वही सेम हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जेड एक्सिस, और इसी डायरेक्शन में आपके रेडिएशन जो आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन को का वो है। अब आप एक बात बताओ, इस कंडीशन और ये जो सेकंड कंडीशन हमारी आई है, यहां पर जो पोलराइजेशन है वो बढ़ा है या घटा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका ये जो इलिप्सॉइड है ये बता रहा है कि इसका पोलराइजेशन ज्यादा हुआ है, बजाय अगर हम इस ए वाले इस इलिप्सॉइड से कंपेयर करें तो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर इसका जो डिस्टेंस है ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ में जो डिस्टेंस है ये अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। और बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ जाता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, पोलराइज कर सकते हो। क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है ऑक्सीजन का और इस हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उस पर इस इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर बॉन्ड छोटा होता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की जो सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसका जो अट्रैक्शन है इन इलेक्ट्रॉन्स पर वो ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो ये इस तरफ और इस तरफ मूव करने में क्या होगा, इनको मतलब इजी नहीं होगी। और जबकि अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या किए जा सकते हैं, इस तरह पोलराइज किए जा सकते हैं, या एक जो भी एटम है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस तरफ ज्यादा पोलराइज हो सकते हैं, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा जा सकते हैं। ओके। इसी तरह से हम ऐसा माने कि ये जो बॉन्ड लेंथ है हमारा, ये जो बीच वाला जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड है ये बजाय स्ट्रेच होने के ये क्या हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं। कंप्रेस होंगे तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड लेंथ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का ये क्या हो जाएगा, छोटा। जिस तरह से हमने यहाँ पर इस थर्ड सिचुएशन में शो किया कि इसका ये छोटा हो जाएगा साइज, या सॉरी बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा तो अब ये जो मॉलिक्यूल, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कम पोलराइज होंगे। जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है तो ज्यादा पोलराइज होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन आसानी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ या पोल की तरफ ज्यादा मूव कर सकता है। तो यहाँ पे साइज छोटा होने की वजह से, जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा होने की वजह से यहाँ पे जो पोलराइजेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पोलराइजेशन कम होगा तो जो इसका इलिप्सॉइड आएगा वो इलिप्सॉइड क्या आएगा, वो काफी बड़ा इलिप्सॉइड आएगा। तो इस तरह से आप इसको यहाँ ये शो कर सकते हैं। तो ये छोटा इलिप्सॉइड का मतलब है ज्यादा पोलराइजेशन, और इस बड़े इलिप्सॉइड का मतलब है लेस पोलराइजेशन, लेस पोलराइजेशन। और ये जो हमारी स्थिति है, ये जो बीच वाली, ये क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पे इन दोनों के बीच का, ये जो हमारा मोर पोलराइजेशन और ये जो लेस पोलराइजेशन वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एक बीच की स्थिति रहती है, जिसको हम एक इक्विलिब्रियम पोजीशन मानते हैं। तो ये वाला जो हमने इस समय जो वाइब्रेशन देखा, ये जो वाइब्रेशन है, ये जो तीनों टाइप के जो वाइब्रेशन हम यहाँ पर देख रहे थे, ये वाइब्रेशन कैसे थे, ये वाइब्रेशन थे आपके सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। जब आप लोगों ने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी
या जब हमने पढ़ाई IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहां पर आपने कुछ स्ट्रेचिंग्स पढ़े होंगे, है ना। वो जो वाइब्रेशन है वो आपने पढ़े होंगे कि वो स्ट्रेच हो सकता है, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये बड़ा हो सकता है, ये बॉन्ड लेंथ छोटा हो सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है, स्ट्रेचिंग हो सकती है जो इसके बॉन्ड लेंथ को कम ज्यादा करेगी, या फिर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं जैसे इस तरह का, तो इनमें क्या हो सकता है, बेंडिंग हो सकती है। ये जो बॉन्ड एंगल है ये कम हो सकता है, इस तरह से ये बॉन्ड एंगल कम हो सकता है, या फिर इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा भी हो सकता है। इस तरह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज। तो इस तरह की जो स्ट्रेचिंग होती है उसको हम बेंडिंग बोलते हैं, बट ये क्या है, स्ट्रेचिंग है और सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब ये जो दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, या तो वो दोनों के दोनों दूर जाएंगे या दोनों के दोनों पास आएंगे। जैसे कि हमने देखा कि ये जो सेकंड कंडीशन है इसमें दोनों के दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दूर जा रहे हैं, और ये जो थर्ड कंडीशन है इसमें दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये स्ट्रेचिंग हुआ है और यहां पर ये कंप्रेशन हुआ है, तो इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन मतलब, अच्छा एक चीज और, कि अगर ऐसा हो रहा है कि इसका जो पोलराइजेशन है वो अगर चेंज हो रहा है, तो इस तरह का जो स्ट्रेचिंग है, ये जो स्ट्रेचिंग मोड हमने यहाँ पर देखा, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड, ये क्या दिखाएगा, ये आपके मॉलिक्यूल को रमन एक्टिव बना देगा। क्यों बना देगा, क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो कल हमने बात की थी कि रमन एक्टिव कब होता है, रमन एक्टिव तब होता है जब हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका पोलराइजेशन चेंज हो, उस, है ना। और अगर पोलराइजेशन उसका चेंज हो रहा है इसका मतलब वो रमन एक्टिव है। दूसरी चीज, या तो मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो पोलराइजेशन के, तो हम कह सकते हैं कि पहले पोलराइजेशन 2 हो रहा था, अब पोलराइजेशन 4 हो रहा है, जो वैल्यू है तो इसका मतलब बड़ा है। और पहले मान लीजिए कि अगर 2 था, अब जो है उसका वैल्यू 1 हो गई, तो इस समय भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो अगर बदलता है, पोलराइजेशन की जो क्वांटिटी है वो बदलती है, तो भी रमन एक्टिव होगा। और दूसरा ये है कि अगर पोलराइजेशन की डायरेक्शन बदलती है, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्शन देख रहे हो, क्योंकि अगर हमारा मॉलिक्यूल बिल्कुल कैसा होता है, इस तरह का होता है, तो पोलराइजेशन अलग होगा, और अगर हमारा मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होगा तो पोलराइजेशन अलग होगा, और हमारा मॉलिक्यूल अगर इस तरह से होगा तो पोलराइजेशन अलग होगा, और अगर हमारा मॉलिक्यूल इस तरह से होगा, तो अलग अलग डायरेक्शन अगर होंगी तो पोलराइजेशन की क्वांटिटी भी क्या होगी, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, है ना। तो या तो चेंज हो रही है उसकी डायरेक्शन, और या फिर उसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों अगर चेंज हो रहे होते हैं तो मॉलिक्यूल आपका रमन एक्टिव है। तो इस पहले कंडीशन में हमने क्या देखा कि ये रमन एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो बदल रहा है, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि अगर हमारा मॉलिक्यूल ये सर स्ट्रेचिंग ना, हाँ बेटा, सर स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन तो दोनों एक ही हुए ना सर, मतलब पास पास आना मतलब। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, नहीं नहीं, स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन तो अलग हो। स्ट्रेचिंग का मतलब है दूर जाना, जब स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच मतलब आप जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में हाइड्रोजन है, और अगर हम इस बॉन्ड को स्ट्रेच करें तो ये जो बॉन्ड होगा वो इस तरह से हो जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। और अगर मैं इसको कंप्रेशन करूं, इसको अंदर की तरफ, दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन हैं वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो अब जो हाइड्रोजन होगा और ये जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहां कंप्रेशन हुआ है, तो ये कंप्रेशन है और ये स्ट्रेचिंग है, ठीक है ना। बट ये क्या होते हैं, ये इसी एक्सिस पर हो रहे हैं, एक एक्सिस पर, यहां पर एक्सिस नहीं बदल रही। ओके, मेरी बात समझ में आ गई, आगे चले। ओके, और अगर मेरा मॉलिक्यूल, मैं ऐसा मानता हूं कि ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का है, अब हम स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम बेंडिंग करेंगे, बेंडिंग। और बेंडिंग में मान लीजिए कि पहला केस ऐसा है जिस समय इसका जो, ये जो हमारे पास में जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, वो पास पास आ रहे हैं, इसका ये जो बॉन्ड एंगल है ये कम हो रहा है, ये दोनों पास पास आ रहे हैं। तो अगर पास पास आएंगे तो जो मॉलिक्यूल का शेप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा,
मॉलिक्यूल का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसका ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो गया, कम हो गया। और अगर ये दूर दूर जाए, ये जो बॉन्ड एंगल है ये बढ़ जाए तो क्या होगा, तो हमारा मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो जिस तरह से पक्षी को आप उड़ाते हो कि उसके पंख एक बार तो ऊपर की तरफ जाते हैं, जब बिल्कुल क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और एक सिचुएशन ऐसी होती है जब वो अपने पंखों को फैलाता है, तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय सिचुएशन हमारी ये वाली हो जाएगी। ठीक है ना। तो एक कंडीशन हमारी ये फर्स्ट है, ये कंडीशन हमारी सेकंड है, और ये कंडीशन हमारी थर्ड है। तो इस तरह से यहां पर क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, मतलब कि बेंडिंग हो रही है। अब इस बेंडिंग के टाइम पर जो हमारा पोलराइजेशन है उसमें क्या चेंज आ रहा है, या जो हमारा इलिप्सॉइड है उसमें क्या चेंज आ रहा है, उस पर हम बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से, हमारा ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये वाला जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर एंगल मान लो कि वही है जो वाटर मॉलिक्यूल का होता है, 107.5 डिग्री जो एंगल है वो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर उतना एंगल है। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल हम यहां पर मान लेते हैं 107.5 डिग्री। ओके, नाउ अब देखो हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस यही वाला है, अभी भी इसमें चेंज नहीं हुआ, ये सेम रहेगा। और हमारा जो फील्ड आके लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी क्या है, सेम इसी डायरेक्शन में, तो वो भी चेंज नहीं हो रहा। अब हम यहां पर देखते हैं, तो ये जो हमारा इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है, इसका जो इलिप्सॉइड है वो लेट्स से कि उसका इलिप्सॉइड कुछ इस तरह का आता है ना, कुछ इस तरह का इलिप्सॉइड आता है। अब हम बात करते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल मान लो कि कम हुआ, छोटा हुआ। तो छोटा हुआ तो यहां पर ये मान लेते कि ये 107 था और ये अब 100 डिग्री रह गया, मान लीजिए कि 7.5 डिग्री कम हो गया और 100 डिग्री यहां पर ये बॉन्ड एंगल हो गया था। अब ये जो बॉन्ड्स हैं ये क्या आ गए, अब आप देखो कि ये इसके अलोंग नहीं है। जो हमारा बॉन्ड था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहां पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कुछ इस तरह का हो गया है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो आप देखो कि ये इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, जैसे कोशिश कर रहा है क्या परपेंडिकुलर आने की, ये इस तरह से नहीं है। तो ये इस तरह से तो क्या है कि ये इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ये इससे दूर जा रहा है तो इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर आने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय जो इसका पोलराइजेशन होगा वो क्या होगा, कम पोलराइजेशन होगा, और इसका जो इलिप्सॉइड बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा इलिप्सॉइड बनेगा। और लेट्स से कि अगर ये दूर जा रहा है, ये जो बॉन्ड एंगल जो 107.5 डिग्री का था वो मान लीजिए कि लेट्स से कि वो 120 डिग्री का हो गया, मतलब कि यहां पर ये बढ़ गया। और आप ये देखो कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अब ये पैरेलल आ गया, और लगभग पैरेलल आ गया, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके भी पैरेलल आ जाएगा ये, और इसके पैरेलल हो जाएगा तो इसका जो इलिप्सॉइड है वो क्या हो जाएगा, वो इसका इलिप्सॉइड छोटा हो जाएगा। हाँ या ना। तो इस तरह से आप यहां पर बता सकते हो कि यहां पर भी क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ये वाले जो बेंडिंग वाला जो इसमें मोशन है वो भी क्या करेगा, मॉलिक्यूल को रमन एक्टिव बना देगा। ओके, तो जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग था मोशन मॉलिक्यूल में वो भी रमन एक्टिव बना रहा है, और जो बेंडिंग जो वाइब्रेशंस हैं या मोशन है, बेंडिंग मोशन, उसकी वजह से भी हमारा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रमन एक्टिव हो रहा है। अब हम बात करते हैं एक और मोशन की जिसको हम बोलते हैं असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या है, जैसे कि हमने सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में देखा कि हमारे पास में ये ऑक्सीजन है, ये हमारे पास में हाइड्रोजन है, और इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो दोनों का इक्वल है, मतलब इस वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का और इस वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या है, बिल्कुल इक्वल है। अब हम ऐसा मानते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये तो अंदर की तरफ जा रहा है,
और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो जो हमारा मॉलिक्यूल होगा उसका शेप कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहां पर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक बात। तो ऐसी सिचुएशन हमें यहां पर देखने को मिलती। या फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रेच हो, और ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या हो, कंप्रेस हो। ये तो अंदर की तरफ जाए और ये बाहर की तरफ आए, तो हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, तो ये वाला साइज या बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ ये जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, इसको हम बोलते हैं असिमेट्रिक। पहले वाले में हमने देखा था सिमेट्रिक, मतलब दोनों जो ये जो बॉन्ड थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, ये या तो दोनों पास आ रहे थे या ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे। लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो रहा है, एक पास आ रहा है एक दूर जा रहा है। एक जो पहला पास आ रहा है, तब दूसरे केस में पहला दूर जाएगा और दूसरा वाला पास आएगा। तो इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो इसको हम बोलते हैं असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है तो यहां पर आप एक चीज आपको देखने को मिलेगी, क्या कि यहां पर जो इलिप्सॉइड बनेगा वो इलिप्सॉइड कैसा होगा, वो इलिप्सॉइड कुछ इस तरह का होगा या इस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में, ये कुछ इस तरह का, ऐसे। ठीक है ना। अच्छा, ये हम देखते हैं मैग्नीट्यूड यहां पर हो रहा है, तो पहले यहीं से हम देख लेते हैं। इस कंडीशन में अगर हम देखें जो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो लेट्स से कि इसका एक जो इलिप्सॉइड है वो कुछ इस तरह का आता है। ये कुछ एक पोलराइजेशन इसमें हो रहा है और ये इस तरह का इलिप्सॉइड आ रहा है। और अगर ये इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो, अब जैसे जैसे ये पास आता जाएगा वैसे वैसे ये दूर जाता जाएगा, है ना। ये पास आता जा रहा है और ये दूर जा रहा है, तो जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर सा ही रहता है लगभग, क्योंकि जितना इसके दूर जाने से पोलराइजेशन बढ़ेगा उतना इसके पास आने से पोलराइजेशन घटेगा। तो जो वैल्यू है पोलराइजेशन की वो क्या रहेगी, ऑलमोस्ट इक्वल रहेगी, ऑलमोस्ट एक जैसी रहने वाली है। लेकिन जो पोलराइजेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, बराबर साइज का। तो पोलराइजेशन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। और अगर आप इसमें देखेंगे तो सेम इसमें भी यही है कि ये जितना पास आ रहा है उस और ये दूर जा रहा है, तो इसके पास आने से जो पोलराइजेशन कम हो रहा है और इसके दूर जाने से पोलराइजेशन बढ़ रहा है। तो पोलराइजेशन की क्वांटिटी लगभग वैसी ही रहने वाली है, सेम, लेकिन जो इसका डायरेक्शन है वो क्या होगा, पोलराइजेशन का, वो बदल जाएगा। तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा पोलराइजेशन। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल है हमारा, वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, रमन एक्टिव होगा या रमन इनएक्टिव होगा, ये होगा हमारा रमन इनएक्टिव। रमन एक्टिव। रमन एक्टिव क्यों है, क्योंकि देखो यहां पर हमारा इलिप्सॉइड तो बराबर सेम साइज का है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है ना। डायरेक्शन हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले इलिप्सॉइड क्या था, इस डायरेक्शन में था, अब इलिप्सॉइड क्या है, इस डायरेक्शन में। इस समय इलिप्सॉइड क्या है, इस डायरेक्शन। तो इलिप्सॉइड हमारा क्या है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से हम ये यहां पर ये कह सकते हैं कि या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो या डायरेक्शन में चेंज हो। तो यहां डायरेक्शन में चेंज होता है, इस वजह से जो मॉलिक्यूल है वो कैसा, रमन एक्टिव शो करेगा बिहेवियर। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। तो में से एक चेंज करना चाहिए ना सर? नहीं, वो दोनों चेंज भी हो सकते हैं, वो एक चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। वो अलग अलग तरह का जो मोशन है, उस जो मोशन में दोनों चीजें भी चेंज हो सकती हैं और एक चेंज, क्यों देखो जो मॉलिक्यूल है ना
वो मॉलिक्यूल आपके एक तरह की चीज नहीं दिखाता। वो मान लीजिए कि अगर आपके पास में ये ए और ये बी, ये जब जुड़ा हुआ है, ये एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर उससे जुड़ा हुआ है बॉन्ड से, तो जिस समय ये कंप्रेस हो रहा है उस समय ये रोटेट भी हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जब ये यहां पर वाइब्रेशन दिखाएगा, कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग दिखाएगा, उस समय ये रोटेशन नहीं दिखाएगा, उस समय ये रोटेशन भी दिखाएगा। तो एक अकेले टाइप का यहां पर जो क्या कहते हैं, जो मोशन है वो नहीं होता। दोनों टाइप के मोशंस एक साथ चल रहे होते हैं, और ये तो दोनों हैं। इसमें और भी तरह के अगर मोशन है, ये मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, अगर लिक्विड है या गैस है तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो इसमें वो वाला मोशन भी होगा जो इसको एक जगह से दूसरी जगह, जो ट्रांसलोकेशनल मोशन है वो भी इसमें होगा, ठीक है ना। मतलब इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है जो इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। तो बहुत सारे मोशंस इसमें हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब आप उस पर डाल रहे हो, वो भी एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करता है। इसके खुद के भी मोशंस हैं। तो ये सारे के सारे मोशंस मिलकर के ये क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेला एक टाइप का मोशन इसमें हो रहा है, ये सारे के सारे मोशन इसमें ये जो स्ट्रेचिंग है, कंप्रेशन है, और वो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो सकती है, इसमें बेंडिंग हो सकती है, इसमें वेविंग, लॉक, जो आपने और दूसरे जो बेंडिंग वाले वाइब्रेशंस पढ़े हैं जिसमें रॉकिंग है, वेगिंग है, ठीक है ना, ट्विस्टिंग है, तो वो सारे मोशंस भी इसमें हो रहे हैं, ओके, और रोटेट भी कर रहा है। तो ये सारे के सारे मोशंस क्या है, ओवरलैप करेंगे। इसी वजह से जब आप किसी भी स्पेक्ट्रा को लेते हो तो इसमें कोई एक शार्प पीक नहीं आती है। बहुत सारे स्पेक्ट्रास की वजह से उसमें छोटे बड़े पीक्स आएंगे। कभी तो इसका पोलराइजेशन अगर इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है तो इनका पोलराइजेशन ही बदल जाएगा। अब इस समय इसका डायरेक्शन, जो इलिप्सॉइड है उसका डायरेक्शन ये वाला रहेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो, या दोनों चेंज हो, मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन की जो मॉलिक्यूल है वो पोलराइज हो जाता है, और वहां पर जो बिहेवियर है वो क्या होगा, उसका रमन एक्टिव होगा। गॉट माय पॉइंट? सर ओके, सो इसे हम बोलेंगे असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो देखो ये जो मॉलिक्यूल हमने स्टडी किया ये कैसा था, ये मॉलिक्यूल खुद ही बैंड मॉलिक्यूल था, है ना, एक बैंड मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अगर हम किसी लीनियर मॉलिक्यूल्स पर बात करें, कोई लीनियर मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीनियर है। अब इसमें भी हम अलग अलग तरीके की स्ट्रेचिंग देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम इसकी स्ट्रेचिंग देखें, कैसे, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग देखें। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होगी, या तो दोनों के दोनों पास आए, या दोनों के दोनों जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से दूर जाए, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं अभी, ये 3 सिचुएशन बनाता हूं। ये एक हमारी ये हो जाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहां पे ना तो बहुत ज्यादा बॉन्ड है, लेंथ है, ना बहुत कम। मान लीजिए कि ये स्ट्रेच हो रहा है, तो ये कुछ इस तरह का शो करेगा। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डिस्टेंस है, जो बॉन्ड लेंथ है, वो बढ़ जाता है। और या फिर ये इस तरह से शो करेगा, इस समय जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गया, कम हो गया, ओके। इसे हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोलेंगे, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब यहां पर हो क्या रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस इसका यही वाला है, रेडिएशन भी हमारी इसी डायरेक्शन में मूव कर, इसी उसमें लग रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पैरेलली। इस समय जो इसका इलिप्सॉइड आएगा, उस इलिप्सॉइड को लेट्स से कि हम यहाँ इस इक्विलिब्रियम कंडीशन वाले इलिप्सॉइड से बात करते हैं, और इसका इलिप्सॉइड कुछ इस तरह का आ जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, स्ट्रेचिंग हुई है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर दूर चले गए, तो इनको आसानी से पोलराइज किया जा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया।
तो अब इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का प्रभाव कम हो जाएगा, इफेक्ट कम हो जाएगा, और जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएंगे, है ना। तो इस कंडीशन में इसका पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा। और अगर इसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है तो इसका जो इलिप्सॉइड है वो इलिप्सॉइड क्या आएगा, इसका इलिप्सॉइड बड़ा आएगा। ये इस तरह से इसका इलिप्सॉइड आएगा बड़ा। और अगर आप यहां पर देखें, अगर कंप्रेशन हुआ है तो कंप्रेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास पास आ जाएंगे, न्यूक्लियस का उस पर अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ ये जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ने इसको अपनी तरफ ज्यादा खींचा हुआ है, क्योंकि मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे बॉन्ड का वो पास पास है। तो इसका जो इलिप्सॉइड आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, पास पास आ गए ना, तो इसका इलिप्सॉइड आएगा और भी बड़ा, इस तरह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन कम हो रहा है, और कम पोलराइजेशन का मतलब है इलिप्सॉइड का बढ़ जाना। ठीक है। सो इस तरह से आप यहां पर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बता सकते हो। अब ये रमन एक्टिव हुआ या इनएक्टिव हुआ, क्योंकि अब यहां पर चेंज हुआ ना, देखो इलिप्सॉइड का साइज चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये रमन एक्टिव है, रमन एक्टिव। इस तरह का मॉलिक्यूल रमन एक्टिव दिखाएगा। अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड सिमेट्रिक की जगह असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग शो करे, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, तो क्या होगा। तो असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग देख लेते हैं। ये मान लीजिए कि आपके पास में एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब है एक दूर जा रहा है तो एक पास आएगा, या फिर ये पास आएगा और ये दूर जाएगा। ठीक है ना। तो पहली कंडीशन में क्या होगा, अगर ये दूर जा रहा है तो यहां पहली कंडीशन में हम देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दूसरी वाली कंडीशन में क्या है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड छोटा हो जाएगा, और यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बढ़ जाएगा। ओके। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब ये पास आ रहा है, ये पास आ रहा है तो ये दूर जा रहा है, तो जितना यहां पोलराइजेशन घटेगा उतना ही यहां पे पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब पोलराइजेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ऐसे ही आप यहां पर देखोगे कि ये जितना पास जा रहा है उतना ही ये दूर जा रहा है, और इसके पास आने से पोलराइजेशन क्या होगा, कम होगा, और इसके दूर जाने से, स्ट्रेच होने से पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। तो एक जगह घट रहा है, यहां पे बढ़ रहा है, तो लगभग क्वांटिटी क्या रहती है, सेम रहती है। और देखो जो इनका डायरेक्शन है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है तीनों का, डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या ये रमन एक्टिव होंगे, क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए या डायरेक्शन चेंज होना चाहिए या दोनों चेंज होने चाहिए। लेकिन ना तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बढ़ रहा और ना ही यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा, तो ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल रमन इनएक्टिव। किसकी वजह से, ये जो असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हुई है, इस असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक रमन इनएक्टिव बिहेवियर शो करेगा। जबकि स्ट्रेचिंग अगर सिमेट्रिक थी तो मॉलिक्यूल कैसा था, रमन एक्टिव था। और लास्ट में हम एक बेंडिंग देख लेते हैं। इसमें अगर बेंडिंग हो रही है तो बेंडिंग कैसे होगी, तो एक हम बेंडिंग वाइब्रेशंस देखते हैं यहाँ पे। तो ये हम वही बना लेते हैं कि ये हमारे पास में इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये इस तरह से कुछ ना कुछ इसका इलिप्सॉइड बनेगा, मतलब कुछ ना कुछ पोलराइजेशन हो रही होगी। आपने कुछ एक पर्टिकुलर साइज का यहाँ पर इलिप्सॉइड बना दिया, दिखा दिया। अब बेंडिंग का मतलब है कि ये जो बॉन्ड एंगल है जो 180 डिग्री का है, ये वाला, ये 180 डिग्री का जो एंगल है ये क्या हो, कम हो, ये ऊपर की तरफ जाए। ये दोनों बॉन्ड अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका आएगा। ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा यहाँ, है ना। लेट्स से ये 120 रह गया, 120 डिग्री। और अगर ऐसा हो कि ये ऊपर ना जाकर के ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो,
तो कैसा स्ट्रक्चर आएगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है ना। यहां पर भी बॉन्ड लेंथ मान लीजिए कि 120, अब ये कितना भी हो सकता है, 180 से घट करके कितना भी जा सकता है, लेकिन मैं यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि या तो ये ऊपर की तरफ बेंड होगा या ये नीचे की तरफ बेंड होगा। ओके, अब देखो यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से ही लग रहा है, एक्सिस में परिवर्तन हो नहीं रहा, ठीक है ना। ये सॉरी, इसके जो डायरेक्शन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ओके, सो देखो जब इसके यहां पर एक्सिस में कोई चेंज नहीं हो रहा, एक्सिस हमारा सेम है, और यहां पर आप अगर देखते हो बेंडिंग में, तो यहां पर जो मॉलिक्यूल है वो या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर जो हमारा मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल का डायरेक्शन यहां पर बदल जाता है, जिसकी वजह से ये जो पोलराइजेशन है वो यहां पर चेंज होगा। अगर ये ऊपर जाता है तो यहां पे पोलराइजेशन कम हो जाएगा और इसका इलिप्सॉइड क्या आएगा, बड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल 180 डिग्री पर था कि जहां पर आपका मॉलिक्यूल था उसी डायरेक्शन में बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था। और अगर ये थोड़ा सा क्या हो गया, या तो ये ऊपर की तरफ चला गया या ये नीचे की तरफ, तो ऐसी कंडीशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो क्या होगा, ये प्रॉपर पोलराइजेशन नहीं हो पाएगा, मतलब कि पोलराइजेशन की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इलिप्सॉइड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस कंडीशन और इस कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में इलिप्सॉइड एक जैसा रहेगा। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसको स्टडी करते हैं तो जो मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशन है, मॉलिक्यूल का जो रोटेशन है, और जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने डाला है, उसको डालने पर वहां पर किस तरह से पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजेशन अगर होता है तो वो जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल रमन एक्टिव हो जाता है, और पोलराइजेशन अगर नहीं होता, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन जो आप देखेंगे कि वो चेंज अगर नहीं हो रहा है तो वो रमन इनएक्टिव होता है। ठीक है ना, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। कल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल हमारे रमन एक्टिव, रमन इनएक्टिव जो हमने देखे हैं, इसमें जो पीक्स आती हैं वो किस तरह की पीक्स आती हैं, और वो जो पीक्स हैं ये जो अलग अलग तरह की जो स्ट्रेचिंग हमने पढ़ी है कि स्ट्रेचिंग कम होगी, ज्यादा होगी, सिमेट्रिक होगी, असिमेट्रिक होगी, बेंडिंग होगी, इसकी वजह से किस तरह के पीक्स आएंगे, और वो सिंगल पीक आएगा या वो कई सारे पीक्स आएंगे, कब सिंगल पीक आएगा, कब ज्यादा पीक्स आएंगे, और क्यों वो चीज होगी, उन सबको हम कल स्टडी करते हैं।